हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम लोग फर्स्ट यूनिट विलयन पढ़ रहे हैं। उसमें आज हम लोगों ने जो पिछले सेकेंड लास्ट या 2 दिनों से हम लोग उसमें अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ रहे हैं। तो उस अणुसंख्यक गुणधर्म के अंतर्गत हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। दूसरा जो अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ा था हम लोगों ने, वो पढ़ा था क्या, क्वथनांक में उन्नयन। और आज हम लोग जो तीसरा अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन। आ जाइए, हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, एकदम टेंशन फ्री होके। जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हेडिंग देखिए, जैसा कि आपको पता है हम लोग पढ़ने वाले हिमांक में अवनमन। हमारे थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि हिमांक में अवनमन टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वथनांक में उन्नयन पढ़ा था, तो वहां पर हमको क्वथनांक की परिभाषा जानना जरूरी था। ऐसे यहाँ पर हिमांक में अवनमन पढ़ना है। अवनमन का मतलब होता है निरंतर कमी होना, गिरावट आना या घटना, ठीक है। और हिमांक क्या है, जैसे वहां पर हम लोगों ने क्वथनांक पढ़ा था, वैसे वहां पर भी हमको हिमांक की परिभाषा जाननी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम लोग हिमांक डालेंगे, हिमांक की परिभाषा देखेंगे क्या है हिमांक। हेडिंग डालेंगे हिमांक, ठीक है। इसको लिख लेंगे, स्पेलिंग इसकी इंग्लिश में बोलते हैं इसको फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, हिमांक। देखिए हिमांक क्या है, किसी द्रव का वह ताप जिस ताप पर उस द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो उस ताप को उस द्रव का क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। फिर से सुनेंगे, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, तो उस ताप को उस द्रव का हिमांक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन नोट कर लेंगे। वह ताप जिस ताप पर वह ताप जिस पर वह ताप जिस पर किसी वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब किसी द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के उसकी ठोस अवस्था के उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। उस ताप को द्रव का उस ताप को द्रव का हिमांक उस ताप को द्रव का क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। यानी कि देखिएगा, हिमांक क्या होता है, जिस ताप पर कोई चीज क्या हो जाए, जमना प्रारंभ कर दे, ठीक है, उसकी फ्रीजिंग होना स्टार्ट हो जाए। तो जैसे मान लो हम पानी को जमाएं, ठीक है, पानी को हम क्या करें, जमाएं, तो एक ऐसा ताप होगा जिस ताप पर जो पानी की जो द्रव अवस्था होगी वो जो है उसकी ठोस अवस्था में बदलने लगे, यानी बर्फ में बदलने लगेगी। तो वही ताप उसका क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। अब यहाँ पर हमको टॉपिक पढ़ना है, जो आप देख रहे हैं थंबनेल में, वो पढ़ना है हिमांक में
अवनमन। ये तो हमने आपको ऊपर हिमांक की डिफिनीशन बताई है कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को द्रव का हिमांक कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। तो इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें देखेंगे किसी विलायक मतलब द्रव, किसी विलायक में अवाष्पशील, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय अवाष्पशील विलेय घोलने पर, अवाष्पशील विलेय घोलने पर कणों की संख्या, कणों की संख्या में वृद्धि होती है, कणों की संख्या में वृद्धि होती है, इसीलिए कणों की संख्या में वृद्धि होती है, इसीलिए हिमांक घट जाता है। इसे ही हिमांक में अवनमन, इसे ही हिमांक में अवनमन, इसे ही हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसे ही हिमांक में अवनमन कहते हैं। ये बात तो अभी हम लोगों ने जब वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन पढ़ा था वहां पर भी यही कॉन्सेप्ट लगा था। अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था क्वथनांक में उन्नयन, वहां पर भी यही कॉन्सेप्ट लगा था और यहाँ तक कॉन्सेप्ट सेम चल रहा है। अच्छा, ये बात जो हमने लिखी है कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय घोलने पर कणों की संख्या में वृद्धि होती है, इसीलिए हिमांक घट जाता है और इसे ही हिमांक में अवनमन कहते हैं। जरा इसको एक हम आपको डायग्राम से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए इस पात्र में हमने यहाँ तक जल भर रखा है। क्या भर रखा है? जल, वाटर। ठीक है, इसके कितने कण है? 1000 कण है। कितने कण है? 1000 कण है। अब जब इस पात्र में या इस बर्तन में 1000 जल के कण हैं तो हमको क्या करना है? पढ़ क्या रहे हैं हम लोग? हिमांक में अवनमन। तो सबसे पहले तो हिमांक क्या होगा? हिमांक वही ताप तो होता है जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब और इसी की ठोस अवस्था यानी कि बर्फ के वाष्प दाब के बराबर हो जाए। तो पहले तो हम क्या करेंगे? इस जल के अणुओं को क्या करेंगे? हम ठंडा करेंगे और इतना ठंडा करते जाएंगे, पॉइंट एक बिंदु ऐसा आएगा जिस पर ये जल के कण क्या होंगे? बर्फ में बदल जाएंगे। सपोज करो ये मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी या द्रव या जल बर्फ में बनना स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और इसमें हम क्या करें? कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दें, जैसे मान लो नमक मिला दें या चीनी भी मिला सकते हैं या ग्लूकोज भी मिला सकते हैं, कुछ भी मिला दें, वो अवाष्पशील विलेय पदार्थ, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस होना चाहिए। और जब इसके मान लो हमने 1000 कण मिला दिए इसमें, तो इसमें कणों की संख्या तो बढ़ ही गई। कण कितने हो गए? 2000 हो गए। और जब 2000 कण हो गए तो अभी तक तो हमको 1000 जल के कणों को ही स्थिर करना था बर्फ में बदलने के लिए, लेकिन अब क्या होगा?
अब ये चीनी या नमक के आ जाने से जो ये विलयन तैयार होगा, अब वह विलयन 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं जमेगा, क्योंकि शुद्ध जल जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमना स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए 0 डिग्री सेल्सियस को जल का क्या कहते हैं, शुद्ध जल का हिमांक कहते हैं। लेकिन अब इसमें चीनी या नमक के मिला देने से जो विलयन तैयार होगा, उस विलयन का जो हिमांक होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस नहीं रह जाएगा और इससे नीचे चला जाएगा। सपोज करो मान लो -4 डिग्री सेल्सियस पर जम रहा है या -6 डिग्री सेल्सियस पर जम रहा है, यानी कि 0 से नीचे टेम्परेचर पर अब ये विलयन जो है जम रहा है, अपनी ठोस अवस्था में बदल रहा है। इसका मतलब वैल्यू देखो, टेम्परेचर क्या हो रहा है, 0 से नीचे आ रहा है माइनस के साथ, तो हिमांक में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो वही तो हम पढ़ रहे हैं, हिमांक में अवनमन। इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए आप लोग? यही तो हम पढ़ रहे हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर इसको ठोस अवस्था में बदल जाना चाहिए था जल को, लेकिन इसमें हमने क्या किया, चीनी या नमक के जब कण मिलाए तो कणों की संख्या बढ़ गई, और कणों की संख्या बढ़ी तो ये जो 0 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल बर्फ में बदल जा रहा था, वो 0 डिग्री सेल्सियस पर न बदलकर -4 डिग्री या -6 डिग्री या -8 डिग्री, मतलब कहने का मतलब 0 से नीचे जाके ये जो है फ्रीज होगा, हिमांक में जो है ठोस अवस्था में बदलेगा। तो हिमांक में 0 से जब नीचे जाएंगे तो गिरावट ही तो हो रही है माइनस के साथ। तो यही कॉन्सेप्ट यहां पर समझना था आपको, ठीक है। तो यहां पर जो है आप देखेंगे, यदि शुद्ध विलायक यानी जल, यदि शुद्ध विलायक का हिमांक कितना है, T, कितना है, T, तो जब शुद्ध जल का हिमांक होगा T विलायक का, तो इसमें जो चीनी या नमक मिलाए होंगे तो विलयन बना होगा, विलय क्या हो जाएगा, तथा विलयन का हिमांक कितना हो जाएगा, TS हो जाएगा। सॉल्यूशन का हिमांक कितना हो जाएगा, TS हो जाएगा। यानी कि जब शुद्ध जल रहा होगा, शुद्ध विलायक रहा होगा, तो वो T डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जा रहा होगा, जम जा रहा होगा। लेकिन जब उसमें हमने कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया तो जो विलयन तैयार हो उसका हिमांक कितना हो गया, TS। तो यहां से इसलिए क्या हो जाएगा, हिमांक में अवनमन जो हो जाएगा, हिमांक में अवनमन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कमी होगी। तो बताइए इसमें T बड़ा होगा कि TS बड़ा होगा, शुद्ध जल का हिमांक ज्यादा होगा कि विलयन का हिमांक ज्यादा होगा। देख रहे हो, शुद्ध जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है और विलयन का देख रहे हो माइनस के साथ जा रहा है, इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस बड़ा है, यानी कि यहाँ पर T बड़ा होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा T माइनस TS। और यही क्या है, यही तो डेल्टा T है, यही तो परिवर्तन हो रहा है हिमांक में, टेम्परेचर में, T माइनस TS, यही तो डेल्टा T है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज नोट लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट लिख लीजिएगा, हिमांक में अवनमन जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है, किसके, वाष्प दाब में अवनमन के। ये चीज आप याद रखिएगा, इसलिए हमने नोट में लिखवा दी है कि जो हिमांक में अवनमन होता है वो वाष्प दाब में अवनमन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। फिर जैसे हम लोगों ने क्वथनांक में उन्नयन पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने मोलर उन्नयन स्थिरांक या मोलर उन्नयन स्थिरांक पढ़ा था, वैसे इसमें भी हम 2 टर्म पढ़ेंगे, 2 पद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे आणविक अवनमन स्थिरांक और दूसरा पढ़ेंगे इसमें मोलर अवनमन स्थिरांक। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आप लोग, कहने का वेट ना किया करिए, जल्दी लीजिए। हम लोग पढ़ेंगे मोलर अवनमन स्थिरांक।
इस मोलल अवनमन स्थिरांक को दिखाते हैं के एफ से। जैसे हम लोग कल जो पढ़ रहे थे उसमें कल हम लोग पढ़ रहे थे मोलल उन्नयन स्थिरांक, उसको हम लोग के बी से दिखाते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है मोलल अवनमन स्थिरांक और इसको हम लोग दिखाते हैं के एफ से। तो मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है, इसमें लिखेंगे आप लोग जब 1 किलोग्राम विलायक में, जब 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल, विलायक का 1 मोल घोला जाता है तो हिमांक में हुई कमी, तो हिमांक में हुई कमी, तो हिमांक में हुई कमी उस द्रव का या उस विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, और इसका जैसे हम लोगों ने कल फार्मूला उसका देखा था, सेम वैसे फार्मूला है m इक्वल टू 1 किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं 1000। वहां पर हम लोगों ने क्वथनांक में उन्नयन जब पढ़ रहे थे, यानी कि जो हम लोग मोलल उन्नयन स्थिरांक पढ़ रहे थे, तो वहां पर के बी था, यहाँ पर क्या हो जाएगा के एफ इंटू स्मॉल डब्लू और अपान में डेल्टा टी इंटू कैपिटल डब्लू। सारे टर्म आपको पता है, हमने कल ही बताया था। एम क्या है, विलेय का अणुभार है या मोलर द्रव्यमान है। के एफ क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक है। स्मॉल डब्लू क्या है, विलेय का भार है। डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी है यहाँ पर हिमांक में अवनमन, और कैपिटल डब्लू क्या है, विलायक का भार। ठीक है, तो अगला हम लोग यहाँ पर देखेंगे आणविक अवनमन स्थिरांक। अगला हम लोग देखेंगे आणविक अवनमन स्थिरांक। तो ये बिल्कुल सेम ऐसी परिभाषा, मोलर में हम लोग 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम लेकर चलते हैं, और जब बात आणविक की आती है या मोलर अवनमन स्थिरांक, इसी को मोलर अवनमन स्थिरांक भी बोलते हैं या मोलर अवनमन स्थिरांक। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मोलल में हम लोग 1000 ग्राम लेकर चलते हैं, इसमें 100 ग्राम लेकर चलेंगे। जब 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर, विलेय का 1 मोल घोलने पर हिमांक में हुई कमी लिख लीजिए सीधे, जितनी की कोई वहां पर जो है शब्द की आवश्यकता नहीं है। हिमांक में हुई कमी, विलायक का
आणविक अवनमन स्थिरांक, आणविक अवनमन स्थिरांक या मोलर अवनमन स्थिरांक भी लिख सकते हैं, कहते हैं। जो फार्मूला यहाँ पर बना है सेम वही फार्मूला रहेगा। m बराबर बस 1000 की जगह पर क्या हो जाएगा 100 इंटू kf, जो कि हमारा क्या है मोलर अवनमन स्थिरांक है, इंटू स्मॉल w जो कि क्या है विलेय का भार है, डेल्टा t हिमांक में अवनमन है, और इंटू कैपिटल W जो है क्या है विलायक का भार है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने हिमांक में अवनमन पढ़ा आज, फिर मोलर अवनमन स्थिरांक और आणविक अवनमन स्थिरांक या मोलर अवनमन स्थिरांक पढ़ा। जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद हम लोग इसकी कुछ सीमाएं देखेंगे क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन की। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आप लोग। अब देखेंगे हम लोग क्वथनांक में उन्नयन, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, क्वथनांक में उन्नयन व हिमांक में अवनमन की सीमाएं पढ़ेंगे हम लोग। क्वथनांक में उन्नयन व हिमांक में अवनमन की सीमाएं, क्या लिमिटेशंस हैं? तो देखिए पहली लिमिटेशंस क्या है कि क्वथनांक में उन्नयन या हिमांक में जो अवनमन होता है ये केवल तनु विलयनों के लिए ही मान्य होता है, यह केवल तनु विलयनों पर लागू होता है, यह केवल तनु विलयनों पर लागू होता है। जो दूसरी इसकी लिमिटेशंस है, यह केवल वैद्युत अनअपघट्यों के लिए लागू होता है। ठीक है, तीसरी बात सीमा क्या हो जाएगी, विलायक में पूर्ण रूप से घुलनशील होना चाहिए, पूर्ण रूप से घुलनशील होना चाहिए, पूर्ण रूप से घुलनशील होना चाहिए। तो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं, वो हम लोग याद रखेंगे। तो कैसी लगी आज की क्लास सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, और आप लोग सपोर्ट करिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और दोस्तों में शेयर नहीं कर रहे हैं, ये सब आप काम किया करिए जिससे कि आप हमारा सपोर्ट करें और हम आपके लिए अच्छे क्लास इसी तरह से लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।